हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवरोज सिंह अपने चैनल शिवरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं लगातार परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो लेकर आ रहा हूं। यूट्यूब पर अभी तक मेरे 42 वीडियो आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में जरूरी सुझाव दीजिए। आज मैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो लेकर आया हूं जिसका विषय है मौर्योत्तर काल, शुंग वंश तथा कन्नौ वंश भाग 1। मौर्य वंश भारत के इतिहास का सबसे महान वंश है। मौर्य वंश के शासकों ने भारत को एक राष्ट्र के रूप में पिरोया। मौर्य वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उनके प्रधानमंत्री चाणक्य ने मौर्य साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस काल में वैदिक धर्म खूब फला फूला, लेकिन अपने शासनकाल के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य का झुकाव जैन धर्म की ओर हो गया। इसी प्रकार उनके पुत्र बिंदुसार ने चंद्रगुप्त मौर्य के विरासत को संभाला और साम्राज्य को सुरक्षित रखा, लेकिन उनका झुकाव भी आजीवक संप्रदाय की तरफ हो गया। इस वंश के तीसरे महान राजा सम्राट अशोक, जो बिंदुसार के पुत्र थे, उन्होंने मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक विस्तारित किया। वह एक महान सम्राट और महान विजेता थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनका झुकाव बौद्ध धर्म की ओर हो गया। अब सम्राट अशोक ने शांति और अहिंसा का मार्ग अपना लिया। इसके साथ ही वैदिक धर्म तथा वैष्णव धर्म का पतन होने लगा। जब वैदिक धर्म और वैष्णव धर्म का पतन हो रहा था तो मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम किस ब्राह्मण वंश ने शासन किया, तो यहां से भारत में ब्राह्मण वंश के शासकों का उदय होता है। पुष्यमित्र शुंग, जो बृहद्रथ के सेनापति थे, उन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी और सत्ता को हथिया लिया। यहीं से शुंग वंश की स्थापना हुई और भारत में वैदिक धर्म अपने विकास की ओर अग्रसर होने लगा। तो चलिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। अब शुंग वंश के विषय में भारतीय साहित्य और पुरातत्व के साक्ष्य क्या कहते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पर कि भारतीय साहित्य शुंगों को ब्राह्मण मानता है, यानी भारत में पहली बार ब्राह्मण वंशों ने शासन प्रारंभ किया था।
अब यहाँ पर और महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं जो इस वंश से संबंधित है और उसके आधार पर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि थे और उनके महाभाष्य में भारत पर यवन आक्रमण की चर्चा हुई है। अब पुरातात्विक साक्ष्य जो है पुष्यमित्र शुंग के विषय में क्या कहते हैं। अयोध्या का लेख, यह पुष्यमित्र के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का है। परीक्षा में पूछा जाता है कई बार कि पुष्यमित्र शुंग के विषय में जो जानकारी मिलती है वह लेख कहाँ है, तो वह अयोध्या का लेख है, अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का है। इससे पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ राजाओं द्वारा अपने को महिमा मंडित करने के लिए किया जाता था, साथ ही इसके द्वारा अपने साम्राज्य की सीमाओं के विषय में अन्य राजाओं को परिचित कराया जाता था। अश्वमेध यज्ञ का होना यहां पर यह सूचित करता है कि पुष्यमित्र शुंग ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं को कि पुष्यमित्र के शासन काल को वैदिक धर्म के पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। जैसा कि हमने यहाँ देखा था कि सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेने के बाद भारत में वैदिक धर्म और वैष्णव धर्म का पतन होने लगा था। यानी भारत में वैदिक धर्म के पुनर्जागरण का श्रेय अगर किसी को राजा को जाता है तो वह पुष्यमित्र शुंग को जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने यवनों के आक्रमण से देश की रक्षा की थी। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और उस वंश के अन्य राजाओं के विषय में देखते हैं। तो हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं कि पुष्यमित्र के शासनकाल में उनका पुत्र अग्निमित्र विदिशा यानी बेस नगर का उपराजा था। राजाओं द्वारा अपने पुत्रों को उपराजा बनाने की परंपरा थी। तो यहाँ पर पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का उपराजा बनाया था। इसी प्रकार से हम शुंग वंश के कुछ और शासकों को देखते हैं। शुंग वंश का नवा शासक भागभद्र, इस विषय में भी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि शुंग वंश का नवा शासक भागभद्र था। उसके दरबार में यवन राजा एंटियालकिटस, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि कौन से यवन राजा का जो है दूत जो है भागभद्र के दरबार में आया था। तो एंटियालकिटस का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा दरबार में उपस्थित हुआ था। अब और कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस वंश से बनते हैं कि हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया और बेस नगर यानी विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की। यह भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। जिस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या कर सत्ता हथियाई थी, उसी प्रकार से शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की हत्या कर उसके अमात्य वसुदेव ने कन्नौ वंश की स्थापना की। कन्नौ वंश भी एक ब्राह्मण वंश था। अब यहाँ पर कन्नौ वंश के ऊपर अधिक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। शुंग वंश जो 184 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व था और इसके बाद जो कन्नौ वंश जो 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व था, इस विषय पर हम प्रकाश डाल लेते हैं। तो संस्थापक के रूप में देखते हैं कि कन्नौ वंश का संस्थापक कौन था। तो वसुदेव को कन्नौ वंश का संस्थापक कहा जाता है। वसुदेव ने 9 वर्षों तक शासन किया था। अब इस वंश में कितने राजाओं ने शासन किया, तो इस वंश में 4 राजाओं ने शासन किए। परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है कि कन्नौ वंश का अंतिम राजा कौन था, तो कन्नौ वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। वायु पुराण के अनुसार सुशर्मा की हत्या उसके आंध्र जातीय भृत्य सिमुख द्वारा कर दी गई थी। जिस प्रकार से वसुदेव ने शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की हत्या कर सत्ता हथियाई थी, उसी प्रकार से यहां पर हम पाते हैं कि कन्नौ वंश के अंतिम राजा
सुशर्मा की हत्या करके सिमुख द्वारा नए वंश की स्थापना की गई थी और इस नए वंश का नाम था सातवाहन वंश। इस प्रकार से ये दोनों वंश ब्राह्मण वंश थे जिन्होंने भारत पर शासन किया और भारत में वैदिक धर्म के उत्थान का श्रेय इन वंशों को जाता है। मैं अपना अगला वीडियो सातवाहन वंश और चेदी वंश के ऊपर लेकर आऊँगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।